नमो तस्स भगवतो रहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो रहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम देखेंगे जहाँ जहाँ चक्षु विज्ञान होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी जाता है। राजा ने बोला, बंते जी, जहाँ जहाँ चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है वहाँ क्या मनोविज्ञान भी उत्पन्न होता है? तो बंते ने बोला, हाँ महाराज, वहाँ मनोविज्ञान भी उत्पन्न होता है। राजा ने बोला, बंते जी, पहले कौन उत्पन्न होता है, चक्षु विज्ञान या मनोविज्ञान? तो बंते ने बोला, महाराज, पहले चक्षु विज्ञान और बाद में मनोविज्ञान। तो राजा ने बोला, बंते जी, क्या चक्षु विज्ञान मनोविज्ञान को आज्ञा देता है कि जहाँ जहाँ मैं उत्पन्न होऊंगा वहाँ वहाँ तुम भी हो, अथवा मनोविज्ञान चक्षु विज्ञान को आज्ञा देता है जहाँ जहाँ तुम उत्पन्न होगे वहाँ वहाँ मैं भी होऊंगा? तो बंते ने बोला, नहीं महाराज, उन लोगों का आपस में कोई ऐसे आज्ञा का देना नहीं होता है। राजा ने बोला, बंते, तो क्या बात है कि जहाँ जहाँ चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है? तो बंते ने बोला, महाराज, उन लोगों में ऐसा है, पहला है अभ्यास होने से, दूसरा है दरवाजा होने से, तीसरा है आदत होने से, चार है साथीपन होने से। राजा ने बोला, बंते जी, अभ्यास होने से कैसे जहाँ जहाँ चक्षु विज्ञान होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है? कृपया उपमा देकर समझाए। महाराज, अच्छा आप बताए, पानी पड़ने से पानी किस तरफ बहेगा? तो राजा ने बोला, बंते, जिधर की जमीन डाउन है उधर ही पानी बहेगा। बंते ने बोला, फिर किसी दूसरे दिन पानी बरसने से पानी किस तरफ बहेगा? राजा ने बोला, बंते, उसी की ओर। क्या पहला पानी दूसरे पानी को आज्ञा देता है? जिस तरफ मैं बहता हूं उसी ओर तुम भी बह के आना। या दूसरा पानी पहले पानी को आज्ञा देता है, जिस ओर तुम बहोगे उसी ओर मैं भी बहूंगा? तो राजा ने बोला, नहीं बंते, उन लोगों में ऐसे कोई बातें नहीं होते। जमीन के डाउन होने से ही दोनों पानी उसी ओर बहते हैं। बंते ने बोला, महाराज, इसी तरह अभ्यास होने से जहाँ जहाँ चक्षु विज्ञान उत्पन्न होते हैं वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है। परस्पर कोई आज्ञा का देना नहीं होता। राजा ने बोला, बंते, दरवाजा होने से कैसे जहाँ जहाँ चक्षु विज्ञान होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है? कृपया उदाहरण देकर समझाए। तो बंते ने बोला, महाराज, किसी राजा के सीमाना प्रांत में एक नगर हो जिसका सीमाना भी बहुत दृढ़ के साथ, मजबूत के साथ वाल हो। उस नगर में एक ही दरवाजा हो। अभी कोई आदमी उस नगर से बाहर निकलना चाहे तो किस ओर से निकलेगा? राजा ने बोला, बंते जी, उसी दरवाजा से ही निकलेगा। बंते ने बोला, फिर कोई दूसरा आदमी बाहर निकलना चाहे तो किस ओर से निकलेगा? राजा ने बोला, बंते, उसी दरवाजे से। तो बंते ने बोला, महाराज, क्या यहाँ पहला आदमी दूसरे को आज्ञा देता है कि मैं जिस ओर से निकलूं उधर से ही तुम भी निकलो? या दूसरा आदमी पहले को आज्ञा देता है कि तुम जिधर से निकलोगी उधर से ही मैं भी निकलूंगा? तो राजा ने बोला, नहीं बंते, उन लोगों के बीच कोई बातें नहीं होते हैं।
दरवाजा के होने से ही जिधर से एक निकलता है उधर से दूसरा भी निकलता है। तो भंते ने बोला महाराज इसी तरह दरवाजा होने से जहां जहां चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है वहां वहां मनोविज्ञान भी होता है, उनके आपस में कोई बात नहीं होते हैं। तो राजा ने बोला भंते आदत होने से कैसे जहां जहां चक्षु विज्ञान होता है वहां वहां मनोविज्ञान भी होता है, कृपया उदाहरण देकर समझाइए। तो भंते ने बोला महाराज आगे एक बैलगाड़ी गए हो तो दूसरे गाड़ी किस ओर जाएंगे? राजा ने बोला भंते जिस और पहले गाड़ी गए होंगे उसी और दूसरे भी जाएंगे। भंते ने बोला महाराज क्या पहले गाड़ी दूसरे गाड़ी को आज्ञा देते हैं कि मैं जिस रास्ता में गया है उस रास्ते में तुम भी पीछे पीछे आना, या दूसरे गाड़ी पहले को आज्ञा देते हैं कि पहले आप जाओ उसके बाद मैं आपका पीछे पीछे आता हूं? तो राजा ने बोला नहीं बनते, उनमें कोई ऐसे बात नहीं होते हैं, ऐसे आदत पर जाने से ही वो एक दूसरे के पीछे पीछे जाते हैं। तो बंदे ने बोला महाराज इसी तरह आदत से ही जहां जहां चक्षु विज्ञान होते हैं वहां वहां मनोविज्ञान भी होते हैं, उनमें कोई बातचीत नहीं होते हैं। तो राजा ने बोला भंते व्यवहार होने से कैसे जहां जहां चक्षु विज्ञान होते हैं वहां वहां मनोविज्ञान भी होते हैं, कृपया उदाहरण देकर समझाइए। भंते ने बोला महाराज जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो हमारा मन उसे याद रखने लगता है, जैसे गिनती या हिसाब बार बार करने से मन सतर्क हो जाता है और गलतियां कम हो जाते हैं। इसी तरह व्यवहार से जहां जहां चक्षु विज्ञान उत्पन्न होते हैं वहां वहां मनोविज्ञान भी उत्पन्न होते हैं। राजा ने बोला भंते आपने ठीक समझाया, मनोविज्ञान के होने से वेदना भी होते हैं। इसके बारे में देखेंगे। राजा मिलिंदा ने बोला भंते जी जहां जहां मनोविज्ञान उत्पन्न होता है वहां क्या वेदना भी होते हैं? भंते ने बोला हाँ महाराज, जहां मनोविज्ञान होता है वहां स्पर्श भी होता है, वेदना भी होते हैं, संज्ञा भी होते हैं, चेतना भी होते हैं, वितर्क भी होता है, विचार भी होते हैं, स्पर्श से होने वाले सभी धर्म होते हैं। तो राजा ने पूछा स्पर्श की क्या पहचान है? बंदे ने बोला महाराज छूना स्पर्श की पहचान है। राजा ने बोला कृपया उपमा देकर समझाइए। बंदे ने बोला महाराज दो भेड़ टक्कर खाए, उनमें एक भेड़ को चक्षु समझना चाहिए और दूसरे को रूप समझना चाहिए, जो उन दोनों का टकराना है उसे स्पर्श समझना चाहिए। राजा ने बोला कृपया फिर भी उदाहरण देकर समझाइए। बंदे ने बोला महाराज कोई ताली बजाता है, उनमें एक हाथ को चक्षु समझना चाहिए और दूसरे को रूप समझना चाहिए, जो दोनों हाथों का मिलना है उसे स्पर्श समझना चाहिए। राजा ने बोला भंते जी कृपया फिर भी उपमा देकर समझाइए। भंते ने बोला महाराज कोई झांझ बजाता है, झांझ यानी दो कटोरियों की जोड़ा जैसा एक बजाने वाले होते हैं, उसमें एक झांझ को तो चक्षु समझना चाहिए और दूसरे को रूप समझना चाहिए, जो इन दोनों का आकर मिलना है उसे स्पर्श समझना चाहिए। तो महाराज ने बोला भंते जी आपने तो ठीक कहा। राजा मिलिंदा ने नागसेन भंते जी से कहा वेदना की क्या पहचान है? भंते ने बोला महाराज अनुभव करना वेदना की पहचान है। राजा ने बोला भंते जी कृपया
उदाहरण देकर समझाए। भक्त ने बोला महाराज, कोई आदमी राजा की सेवा करे, राजा उससे खुश होकर उसे कोई बड़ा पद दे दे, वो उस पद को पाकर सभी ऐश आराम करते हुए बड़े चैन से रहे। अभी उसके मन में ऐसा हो, मैंने पहले राजा की सेवा की, जिससे खुश हो राजा ने मुझे ये पद दे दिया, उसी समय से लेकर मैं इस ऐश और आराम का अनुभव कर रहा हूँ। महाराज, या कोई आदमी पुण्य कर्म करके मरने के बाद स्वर्ग लोक में उत्पन्न हो, अच्छे गति को प्राप्त हो, वो वहां दिव्य 5 गुणों का उपभोग करे। उसके मन में ऐसा हो, मैंने पहले पुण्य कर्म किया, उसी से मैं इन दिव्य 5 काम गुणों का अनुभव कर रहा हूँ। महाराज, इसी तरह अनुभव करना वेदना की पहचान है। तो राजा ने बोला, भंते आपने ठीक कहा, संज्ञा की पहचान। राजा मिलिंद ने भंते जी से कहा, संज्ञा की क्या पहचान है? महाराज, पहचानना संज्ञा की पहचान है। तो राजा ने बोला, क्या पहचानना? भंते ने बोला, नीले रंग को भी, पीले को भी, लाल को भी, उजले रंग को भी पहचानना। महाराज, इस तरह पहचानना संज्ञा की पहचान है। तो राजा ने भंते जी को बोला, कृपया उदाहरण देकर समझाए। भंते ने बोला, महाराज, राजा का बंदर में जाकर नीली, पीली, लाल, उजली, मंजीत सभी रंग के राजा के भोग की चीजों को देखकर उन्हें पहचानता है और जानता है। महाराज, इसी तरह पहचानना संज्ञा की पहचान है। राजा ने बोला, भंते आपने बहुत ठीक कहा। तो अभी चेतना की पहचान। भंते नक्सेन, चेतना की क्या पहचान है? राजा, समझना और तैयार होना चेतना की पहचान है। राजा ने बोला, कृपया उपमा देकर समझाए। तो भंते ने बोला, महाराज, कोई आदमी विष तैयार करके खुद भी पी ले और दूसरों को भी पिला दे, वो अपने भी दुख भोगेगा और दूसरों को भी दुख में डालेगा, बोल के बोला। महाराज, इसी तरह कोई व्यक्ति पाप चेतना का इच्छा रख के मरने के बाद नरक में जाके दुर्गति को प्राप्त होता है। जो उन्होंने सिखा के गया, उसका जो शिक्षा को फॉलो करने वाले लोग भी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। कौन सा शिक्षा? मिथ्यादित्य का शिक्षा। महाराज, इसी तरह समझना और तैयार करना चेतना की पहचान है। संज्ञा से पहचानता है, चेतना से समझता है और उसको तैयार करता है। तो राजा ने बोला, भंते आपने ठीक कहा, विज्ञाना की पहचान। राजा ने भंते जी को बोला, भंते जी, विज्ञाना की क्या पहचान है? भंते ने बोला, महाराज, जान लेना विज्ञाना की पहचान है। तो राजा ने बोला, भंते कृपया उदाहरण देकर समझाए। भंते ने बोला, महाराज, नगर के रखवाला नगर के बीच किसी चौराहे पर बैठ के चारों दिशाओं से आने वाले व्यक्ति को देखे। महाराज, इसी तरह जो पुरुष आंख से देखता है उसे विज्ञान से जान लेता है, जो कान से शब्द को सुनता है उसे भी विज्ञान से जान लेता है, जो नाक से गंध सूंघता है उसे भी विज्ञान से जान लेता है, जो जीभ से रसों को चखता है उसे भी विज्ञान से जान लेता है, जो शरीर से स्पर्श करता है उसे भी विज्ञान से
जान लेता है। जिन धर्मों को मन से अनुभव करता है उन्हें भी विज्ञान से जान लेता है। महाराज, इस तरह जान लेना विज्ञान की पहचान है। महाराज ने बोला, भंते आपने ठीक कहा। राजा मिलिंदा ने बोला, भंते नक्सेन, इन स्पर्श इत्यादि धर्मों के एक साथ मिल जाने पर क्या उन्हें अलग अलग बांध कर दिखाया जा सकता है? यहाँ स्पर्श है, यहाँ वेदना है, यहाँ संज्ञा है, ये चेतना है, ये विज्ञान है, ये विताक है, ये विचार है। भंते ने बोला, महाराज इस तरह नहीं दिखाया जा सकता। राजा ने बोला, भंते कृपया उदाहरण देकर समझाए। भंते ने बोला, महाराज राजा का किचन में झोल या कुछ खाने का चीज तैयार कर रहा है। वो उसमें दही, नमक आदि, जीरा, मिर्ची इत्यादि अनेक चीजें डालें। तब राजा उसे कहे, दही का स्वाद अलग कर दो, नमक का स्वाद अलग कर दो, आदि का स्वाद अलग कर दो, जीरा का स्वाद अलग कर दो, मिर्ची का स्वाद अलग कर दो, और भी दूसरे चीजों के स्वाद को अलग अलग निकाल दो। महाराज, तो उन चीजों के एक साथ मिल जाने के बाद क्या उनको अलग अलग निकाल कर दिखाया जा सकता है? राजा ने बोला, नहीं भंते, तो भी सभी स्वाद उसमें अपने अपने तरह से मौजूद रहेंगे। महाराज, इसी तरह उन धर्मों के एक साथ मिल जाने के बाद उन्हें अलग अलग निकाल कर नहीं दिखाया जा सकता। भले वो लोग एक साथ में रहे, लेकिन वो लोग अपना अपना स्वाद दिखाएगा ही। इसी तरह उन धर्मों के एक साथ मिल जाने पर के बाद उन्हें अलग अलग निकाल कर नहीं दिखाया जा सकता है। तो राजा ने बोला, भंते आपने ठीक कहा। नमकीन और भारीपन। भंते ने बोले, महाराज क्या नमक आंख से देखकर पहचाना जा सकता है? राजा ने बोला, हाँ भंते, पहचाना जा सकता है। भंते ने बोला, महाराज जरा सोचकर उत्तर दे। राजा ने बोला, भंते क्या जीभ से पहचाना जाना चाहिए? भंते ने बोला, हाँ महाराज, जीभ से पहचाना जाना चाहिए। राजा ने बोला, भंते क्या सभी तरह के नमक जीभ ही से पहचाने जाते हैं? भंते ने बोला, हाँ महाराज, सभी तरह के नमक जीभ से ही पहचाने जाते हैं। राजा ने बोला, भंते यदि ऐसे बात है तो उसे बैलगाड़ी पर लोड करके क्यों लाते हैं? केवल नमक ही लाना चाहिए। भंते ने बोला, महाराज केवल नमक लाना संभव नहीं है। ये दम्मा, नमकीन और भारीपन दोनों एक साथ ऐसे मिल गई है कि अलग नहीं कर जा सकते। नमक और उसका ओजन एक साथ मिल गया है। अभी दोनों से नमक ही लाना है, लेकिन ओजन को नहीं लाना चाहिए। ओजन का काम तो नहीं है, नमक का काम ही है। लेकिन अभी उपाय नहीं है, नमक उठाया तो ओजन तो आएगा ही, क्योंकि वो दोनों साथ में मिल चुका है। भंते ने बोला, महाराज केवल नमक लाना संभव नहीं है। भंते ने बोला, महाराज नमक तराजू पर तोला जा सकता है? तो राजा ने बोला, हाँ भंते, तोला जा सकता है। भंते ने बोला, नहीं महाराज, नमक तराजू पर नहीं तोला जा सकता, केवल भारीपन तोला जा सकता है। राजा ने बोला, हाँ भंते ठीक है। नागसेन और मिलिंदा राजा के महाप्रश्न समाप्त। बोलो साधु।